स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बाद हमें यह जानना आवश्यक है कि इतिहास लेखन के क्रम में किस प्रकार हिंदी साहित्य के काल का विभाजन हुआ और किन-किन विद्वानों द्वारा क्या-क्या नाम सुझाए गए। कुछ नाम बहुत अलबेले से हैं, कुछ नाम सार्थक हैं। तो पूरे प्रस्तावित नाम में से किन नाम को या किस संज्ञा को ये दर्जा प्राप्त हुआ कि ये पूरे सर्वसम्मति से एक नाम एक युग को जो है ये प्रतिबिंबित कर सकेगा, एक युग का परिचय दे सकेगा। बहुत सारे लोग अपना नाम लेकर आते हैं, सुझाव लेकर आते हैं। यह ठीक ऐसी ही है स्थिति है जैसे एक परिवार में जब एक शिशु का जन्म होता है तो जितने रिश्तेदार हैं सब भाव विह्वल होकर उसका नामकरण करने की कोशिश करते हैं, अपना मत और सुझाव प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी तरह जब हिंदी साहित्य की रूपरेखा गढ़ी जा रही थी तब बहुत सारे लोगों ने नाम सुझाया अलग अलग कालों का। तो आज की पूरी चर्चा हमारी इसी टॉपिक पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काल विभाजन पर सीधे सीधे जाने से पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं कि काल विभाजन की प्रकृति क्या है। आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रही है प्रकृति। पूरे हिंदी साहित्य में या किसी भी जगह जब आप काल विभाजन करते हैं तो उसका आधार क्या है यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस आधार पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस प्रवृत्ति से या इस प्रेरणा से वो इस विषय से प्रेरित होकर उन्होंने अपना जो नामकरण है या विभाजन है वो प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके दीर्घ प्रश्न के उत्तर में ये एक हिस्सा होगा, इसलिए आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि यह उतना जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यह दिखाना बहुत जरूरी होगा कि जब आप काल विभाजन कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जब इतिहास लिखता है तो काल विभाजन के संदर्भ में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर किसे आधार बनाकर वो विभाजन कर सकता है। तो पहला जो बिंदु है वो ऐतिहासिक काल क्रमानुसार। ठीक है, ऐतिहासिक काल क्रमानुसार भी लोग विभाजन करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो आदिकाल। आदि शब्द का मतलब होता है एकदम प्रारंभिक रूपरेखा। जब जिसे कहते हैं ना गणेश जी को आदि देव यानी प्रथम देव, पहला चीज जो शुरू हो रहा हो, तो आदि का मत ही होता है। आदि का मतलब कि आरंभ हो। ठीक है, तो एक तो ये नाम सुझाया गया था, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि प्रवृत्ति पर, प्रकृति पर। तो आदिकाल आप देख लीजिए, मध्यकाल ये भी एक इतिहास के काल खंड को ही बतला रहा है। संक्रांति काल, संक्रांति का मतलब होता है जब एक युग जा रहा हो और एक युग आ रहा हो। तो एक समय ऐसा आता है जिस समय दोनों युग की विशेषताएं वहां रहती हैं, जो जारी होती है, खत्म हो रही होती है और जो नया आ रहा होता है। तो उस पल को संक्रांति कहते हैं। तो लोगों ने संक्रांति काल भी कहा। आधुनिक काल शब्द का भी प्रयोग आया विभाजन में। तो ये जितने भी शब्द आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक इतिहास का परिचय दे रहे हैं। इसीलिए ऐतिहासिक काल क्रमानुसार विभाजन होता है। दूसरा बिंदु देखें तो लोग विभाजन का सबसे आसान जरिया देखते हैं शासक और शासन कालानुसार। यानी जो भी शासक रहा है उस अमुक शासक के शासन काल को ध्यान में रख के लोग विभाजन करते हैं। जैसे एलिजाबेथ युग, एलिजाबेथ का बहुत व्यापक प्रभाव रहा एक युग पर, इसलिए उनके नाम पर है। विक्टोरिया युग, मराठा युग, मराठाओं का भी इतिहास रहा है। तो वो पूरा जो इतिहास काल खंड है वह उस युग के नाम से जाने लगती है। तो लोग शासक को ध्यान में रखकर और उसके शासन काल के प्रभाव को ध्यान में रखकर भी काल विभाजन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोकनायक के रूप में उभरते हैं। तो लोकनायक और उनके प्रभाव काल के अनुसार भी लोग नाम विभाजन कर देते हैं समय का। जैसे आप देख रहे हैं गांधी काल, चैतन्य काल। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में सबसे बड़े कृष्ण भक्त हुए। एक बहुत बड़ी आबादी पर, एक बहुत बड़े जनसमूह पर उनका प्रभाव था। गांधी का भी ठीक वैसा ही रहा, जिसके आधार पर जब हमें उस कालखंड का जिक्र करना होता है तो हम कहते हैं ये तो गांधी युग है।
ये दो नाम ऐसे हैं, और अन्य भी नाम जो भी आप उदाहरण में लें, ऐसे नाम हैं जिनका लोक पर प्रभाव था। लोक मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति, हर पिछले वर्ग के व्यक्तियों के जहन में ये नाम हो, ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका लोगों के बीच में लोगों से संबंध स्थापित रहा और वे लोक के नायक बन गए। इसलिए लोक नायक और उनके प्रभाव काल के अनुसार भी विभाजन करते हैं लोक काल का। अब अगला बिंदु देखिए, साहित्य नेता के आधार पर। कुछ कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो केवल रचना नहीं कर रहे होते हैं, वो विधा को समृद्ध नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि पूरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर अपनी छाप छोड़ते हैं, जिसमें रविंद्र युग, भारतेंदु युग जैसे नाम हमें प्राप्त हो जाते हैं। रविंद्र युग से तात्पर्य क्या है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव एक लेखक के तौर पे रहा, उनका जन्म समाज में एक साहित्यकार के तौर पे हुआ, लेकिन फिर भी जीवन के हर पक्ष से संबंधित इनकी रचनाओं में एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये साहित्य नेता के रूप में उभरे और इसे आधार मानकर लोग काल का विभाजन किया करते हैं। लोग आंदोलन के आधार पे भी करते हैं, कई विद्वान जन हैं। अब कैसे? देखिए, भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, स्वातंत्र्योत्तर काल, युद्धोत्तर काल। स्वातंत्र्योत्तर मतलब, उत्तर का मतलब होता है बाद, ये ध्यान दीजिए, उत्तर शब्द जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बाद, यानी युद्ध के बाद का काल, स्वतंत्रता के बाद का काल, स्वातंत्र्योत्तर काल। ठीक है, समझ गए? तो आपको ये ध्यान देना है कि भक्ति काल जो है ना, वो प्रवृत्ति के आधार पर नाम नहीं रखा गया। सुनते हैं, हिंदी साहित्य में भक्ति काल एक युग का नाम है। भक्ति काल एक आंदोलन था, भक्ति के रूप में अपने ईश्वर को जानने के क्रम में एक आंदोलन जगी थी, एक आंदोलन जगा था, और उसका प्रभाव, वैचारिकी का प्रभाव पूरे समाज पर फैला, जिसकी वजह से भक्ति काल कहलाया गया। फिर पुनर्जागरण काल, पुनः जागना, ये भी क्या है? एक आंदोलन के रूप में उभरा। स्वातंत्र्योत्तर, तो ये सारी चीजें आंदोलन के रूप में आई, इसका साहित्य की प्रवृत्ति से लेना देना नहीं है। लेकिन साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर कैसे नामकरण हुआ? नामकरण अर्थात काल विभाजन हुआ। तो रीति काल, रीति अर्थात नियम, और नियम एक प्रवृत्ति है, एक टेंडेंसी है, मनुष्य नियमों के अनुसार ही चलता है, या बात बात पर समस्याओं या उलझनों में फंसने के दौरान वो यही सोचता है कि नियम क्या है, नीति क्या कहती है, रीति नीति क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है। तो किसी भी कार्य को करने के समय उसे नियमों की व्याख्या करनी होती है, नियमों की जानकारी चाहिए होती है, चाहे वो विधि व्यवस्था हो या पारिवारिक व्यवस्था हो या धार्मिक व्यवस्था हो। तो इसी तरह से ये एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल नाम रखा गया। रोमानी युग, छायावाद युग, तो छायावाद, रोमानियत, ये एक प्रवृत्ति है जो कि साहित्य में उभरा। तो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी काल विभाजन हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आपने ये जाना कि काल विभाजन की प्रकृति क्या है। इन 6 आधार पर हमें काल विभाजन देखने को मिलता है। अब हिंदी साहित्य की बात करें तो आप देखिए, यहाँ पर आदिकाल, ठीक है, यहाँ भक्ति काल दिख रहा है, यहाँ पर रीतिकाल दिख रहा है, और कहीं आधुनिक काल भी है, आधुनिक काल यहाँ है। ठीक है, ये 4 युग है हिंदी साहित्य में। और अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि काल विभाजन की प्रकृति को जानने के पश्चात आदिकाल और आधुनिक काल, ये 2 युग का जो नाम हमें प्राप्त होता है वो ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार मिल रहा है। और हमें जो भक्ति काल नाम प्राप्त हुआ है वो आंदोलन के आधार पर नाम रखा गया है। ठीक है, आंदोलन के आधार पर नाम रखा गया भक्ति काल। और रीतिकाल जो है वो एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी साहित्य में जो 4 युग विभाजित हुए उनके नामकरण के पीछे उस नाम का प्रभाव क्या है। तो 2 युग ऐतिहासिक कालक्रम को बतला रहे हैं, एक आंदोलन को बतला रहा और एक साहित्यिक प्रवृत्ति है रीतिकाल। ठीक है, जब हम इस पर और गहन चर्चा करेंगे तो आपको और सूत्र खुलते हुए प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में आपको अब ये जानना है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या रहा काल विभाजन। तो सबसे पहले, जैसा कि आप इतिहास लेखन की परंपरा से अवगत हुए हैं,
आपको पता है, आप देख चुके हैं हमारा वीडियो, तो आपको ये पता होगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो सबसे पहले प्रामाणिक किताब हमें उपलब्ध हुई वो ग्रियर्सन की थी। इसके पहले तासी, शिवसेन सेंगर ये लोग लिख रहे थे, लेकिन प्रामाणिक किताब जो है वो ग्रियर्सन की प्राप्त होती है, जिसमें उन्होंने काल विभाजन काल क्रम को ध्यान में रखकर किया। तासी तो अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार लिख रहे थे, शिवसेन सरोज में भी उस तरह से बारीकियां नहीं थी। तो ग्रियर्सन ही जो है एकमात्र ऐसे पहले लेखक के तौर पे उभरे जो प्रामाणिक हुए। इसीलिए काल विभाजन का जब हम उत्तर तैयार कर रहे हैं तो यहाँ तासी और बाकी लेखक नहीं आएंगे, यहाँ शुरुआत ग्रियर्सन से होगी। लेकिन जब आप परंपरा लिख रहे हैं तो पहले शुरुआत तासी से होती है, गारसा द तासी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहले लेखक हमारे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए अपनी किताब, फिर से इस किताब का नाम याद रख लेना बहुत जरूरी है, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो किताब है, इस किताब में जब ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे तो इन्होंने 11 भागों में बांटा पूरे हिंदी साहित्य को, और उस 11 भाग का परिचय आपको इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने पहले कहा चारण काल, ठीक है। आपको ये जो हरे रंग में नजर आ रहा है ना, ये आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, ये केवल आपके समझने के लिए है कि जिसे आज हम आदिकाल कहते हैं ना, डॉक्टर ग्रियर्सन उसे चारण काल कह रहे थे, ठीक है। तो ये आपको आपके आंसर में नहीं लिखना है, केवल आपके समझने के लिए है। आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रियर्सन ने जो पहला काल का नाम दिया वो था चारण काल। अब इन्होंने दूसरा जो विभाजन किया वो किया 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। अभी पुनर्जागरण शब्द आया था काल विभाजन की प्रकृति में। इन्होंने कहा कि जो दूसरा युग मुझे नजर आ रहा है वो 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण है, जिसे आज हम भक्ति काल कहते हैं। तो ये भी आपको लिखना नहीं है, जितने भी आपको हरे रंग में नजर आ रहे हैं ये केवल आधार है आपको समझने के लिए कि उस वक्त भक्ति काल को ग्रियर्सन ने क्या कहा था। तो ये कहा था धार्मिक शती का 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जो इन्होंने विभाजन के तौर पे प्रस्तुत किया वो जायसी की प्रेम कविता, इन्होंने विभाजन किया और ये नाम दिया युग का। तो ये जो सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब पहल इतिहास लिखने की कोशिश कर रहा है या वो उसको संवारने की कोशिश कर रहा है तो उससे ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि वो पूरी तरह से एकदम एक फ्रेम में तैयार करके दे देगा। कुछ त्रुटियां उससे होंगी, उसकी दृष्टि जहां तक जा पा रही है वो वहीं तक अच्छा और तथ्यात्मक और प्रामाणिक काम कर सकेगा। तो बाद में जब काम हुआ तो हमने ये जाना कि मलिक मोहम्मद जायसी तो भक्ति काल के सूफी शाखा के कवि हैं, लेकिन उस वक्त ग्रियर्सन के दिमाग में ये नहीं आया था कि इस युग को हम भक्ति काल नाम कर दें। ये तो बाद के लेखकों ने किया और इसको स्पष्ट किया। तो विभाजन के दौरान ग्रियर्सन कहते हैं कि भाई जायसी की प्रेम कविता, इसका एक व्यापक प्रभाव उस कालखंड में नजर आ रहा है। अगला विभाजन ये करते हैं ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। अब आप जान पा रहे होंगे कि जब हमें विकसित इतिहास लेखन की परंपरा प्राप्त हुई तो हमने इसे कहा कि ये तो भक्ति काल है, और आपने जाना कि भक्ति काल में ही एक पूरी कृष्ण परंपरा हमें प्राप्त हो रही है, सूर, तुलसी, रहीम, रसखान इत्यादि। तो ब्रज का जो कृष्ण संप्रदाय है इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने उस व्यापकता को ध्यान में रखते हुए काल विभाजन कर दिया कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जिसे हम लोग अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं आज के तौर पर। तो आपको बस सूर और भक्ति काल ये याद रखने के लिए नोट करना है, इनका विभाजन तो यही है। अगला विभाजन ये करते हैं मुगल दरबार। अब आप समझ सकते हैं कि मुगल दरबार अर्थात ये राजनैतिक परिस्थिति के आधार पर इन्होंने किया। अब मुगल दरबार जो है कह सकते हैं इसमें थोड़ा भक्ति काल का भी अंश है, थोड़ा रीतिकाल भी है, क्योंकि जब आप एक राजनीतिक परिस्थिति को देखेंगे तो मुगलों का प्रभाव और काफी व्यापक प्रभाव स्थापित हो चुका था भारत में, जिसकी वजह से ये राजनीतिक परिस्थिति को आधार मानकर कहते हैं एक मुगल दरबार का प्रभाव हमें साहित्य पे नजर आता है। अगला विभाजन ये करते हैं तुलसीदास। केवल तुलसीदास नाम से ही ये काल विभाजन करते हैं। तो
इन्होंने देखा कि भाई भक्ति काल तो हम आज कह रहे हैं ना, लेकिन तुलसी का एक बहुत व्यापक प्रभाव और राम शाखा में लोगों के बीच व्याप्त है, तो इन्होंने केवल विभाजन किया तुलसीदास के नाम से ही। आगे ये फिर विभाजन करते हैं रीति काव्य, जो कि आप जब रीतिकाल के बारे में यदि संक्षिप्त जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि रीतिकाल की 3 शाखा निकली थी काव्य प्रवृत्ति के आधार पर, जिसमें से एक रीति काव्य। तो संपूर्ण जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो ये क्या है? रीति काव्य है। हम बाद में कहने लगे रीतिकाल, तो ये नियमों पर आधारित होने की वजह से ये कह रहे हैं रीति काव्य, कोई खास अंतर नहीं है। बाद में हम सर्वसम्मति से कहते हैं रीतिकाल। अगला ये विभाजन करते हैं तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, बस यही लिखते हैं, अन्य प्रवृत्ति, लेखक वेखक कुछ नहीं, विद्वान कुछ नहीं। तुलसीदास के बाद भी कुछ लोग लेखन कार्य में लगे हुए थे और उनका भी अस्तित्व था और उनकी रचनाएं हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए केवल ये प्रवृत्ति यानी बाद के लेखक पर यहाँ पर विभाजन कर रहे हैं। अगला विभाजन इनका है 18वीं शताब्दी। उसके बाद अगला विभाजन है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर अगला विभाजन है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों जो विभाजन है ना, आज हम इसे आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन उस वक्त ग्रियर्सन को यह प्रतीत हुआ कि भाई ये तो अलग अलग प्रवृत्ति साहित्य पर है, उन्होंने उस तरह से लिख दिया। एक कहा 18वीं शताब्दी, एक कहा जब कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है तब का साहित्य, और फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में जब हिंदुस्तान आया। आज हम उसे आधुनिक काल की एक शाखा भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आधुनिक काल की पहली शाखा जो है वो भारतेंदु युग है। तो जब कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आया ना, उस वक्त हमारे यहाँ आज जब प्रामाणिक रूप से हमें काल विभाजन पता है, जिसे हम फॉलो करते हैं, वो भारतेंदु काल कहलाता है। तो कुल मिला के ग्रियर्सन ने ये 11 भागों में इतिहास का काल विभाजन किया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको अब नजर आ रहा है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं की जानकारी हमें बहुत प्रामाणिक और पुख्ता तौर पे मिलती है। किस किताब में? मिश्र बंधु विनोद में। प्रकाशन वर्ष आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है, आप ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए बार बार नाम याद रखना जरूरी है। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक काल कह रहे हैं ये, फिर माध्यमिक काल कह रहे हैं, अलंकृत काल कह रहे हैं, परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल। इस तरह से 5 नाम देकर मिश्र बंधु जो हैं काल विभाजन कर लेते हैं। और आपको यदि समय की बात बताऊं तो ये समय क्या दे रहे हैं? विक्रम संवत में दे रहे हैं। विक्रम संवत यानी अभी जो राजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर शुरू किया था हिंदू कैलेंडर, वो उन्होंने विक्रम संवत के नाम से शुरू किया और आज 2080 विक्रम संवत चल रहा है, जबकि ईसवी कैलेंडर के अनुसार आज हम क्या हैं? 2024 में है। तो सोच लीजिए इतना फासला है। और अभी जो जैसे 2024 आ रहा है ना, तो अभी चैती नवरात्र में ये 2081 हो जाएगा। तो 2024 और अप्रैल से चैती नवरात्र में 2081 ये फासला रहता है हमेशा। अब आप समझ गए विक्रम संवत किसे कहते हैं। तो अब हम मिश्र बंधुओं के जरा काल विभाजन को बारीकी से समझ लेते हैं। मिश्र बंधु जब प्रारंभिक काल कह रहे थे तो इसे ये 2 भागों में बांटते हैं। पहला ये लिखते हैं पूर्व प्रारंभिक काल, इसे भी थोड़ा खंड खंड वो कर दे रहे हैं। और दूसरा लिखते हैं उत्तर प्रारंभिक काल, उत्तर का मतलब बाद में, ठीक है। तो इनका ये उद्देश्य था ना और बारीकी से काल विभाजन करने का। तो ये क्या करते हैं, जब प्रारंभिक काल कह रहे हैं तो उत्तर मतलब 50 से 100, 50 के बाद, उत्तर मतलब बाद का, प्रारंभिक या पूर्वार्ध मतलब 1 से 50, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका जो विभाजन है ना, ये प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांट लेते हैं, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। और इन दोनों समय अवधि को टोटल ये विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1444 तक मानते हैं। ठीक इसी तरह जब माध्यमिक काल आएगा तो ये माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं पूर्व माध्यमिक काल
इसे मैं यहाँ शॉर्टकट तरीके से लिख रही हूँ। और दूसरा कहते हैं प्रौढ़ माध्यमिक काल, ठीक है, प्रौढ़ माध्यमिक, इस तरह से वो लिख रहे होते हैं। तो माध्यमिक काल का भी ये दो विभाजन दिखलाते हैं, जिसका कुल मिला के समय वो बतलाते हैं 44 से 81 तक, विक्रम संवत 1444 से 1681 तक। ये इसे भी पूर्व और प्रौढ़ में बांट देते हैं। जब अलंकृत काल की बात आती है तो इसे भी ये दो भागों में बांटते हैं और लिखते हैं पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, और दूसरा लिखते हैं उत्तर अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा है, आप इसको अलंकृत काल पूरा जोड़ सकते हैं। तो इसे भी दो भागों में बांट देते हैं, पूर्व और उत्तर कह के, यानी पहले का और बाद का। उसके बाद ये परिवर्तन काल लिखते हैं और इसका विभाजन नहीं करते हैं, फिर ये वर्तमान काल कहते हैं। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये पूरे काल विभाजन को पहले और बाद में इस तरह से विभाजन कर दिए हैं। प्रारंभिक काल तो उसका भी दो हिस्सा, पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक। माध्यमिक काल जिसे कि हम कहते हैं, देखिए आप प्रचलन के हिसाब से समझें तो प्रारंभिक काल को हम क्या नाम से जान रहे हैं? प्रारंभिक काल को हम आज आदिकाल नाम से जान रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आदिकाल। और जब ये माध्यमिक कह रहे हैं यानी मध्य का काल, तो आदिकाल के बाद कौन सा काल आता है? माध्यमिक काल के बाद ये भक्ति काल हुआ, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद जिसे ये अलंकृत काल कह रहे हैं ना, अलंकृत मतलब उस वक्त कविता ही नहीं, राज दरबार और पूरी प्रजा जो है काफी सजाई गई थी, सवारी गई थी, उसमें काम बहुत बारीकी से हुआ था, श्रृंगार बहुत होता था, सजाना बहुत होता था, चाहे वो कविता हो, चाहे राज दरबार हो, चाहे वो जीवन शैली हो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये तो अलंकृत काल है। और परिवर्तन काल और वर्तमान काल को हम आज आधुनिक काल कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो पहले एक प्रचलन अर्थ हमेशा जानना है, आपको ये जानना है कि मिश्र बंधु ने उस वक्त क्या कहा। तो ये आदिकाल को कह रहे हैं प्रारंभिक काल, भक्ति काल को कह रहे हैं माध्यमिक काल, रीति काल को कह रहे हैं अलंकृत काल, और जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं उसे दो भागों में देखते हैं और कहते हैं परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और समय दे देते हैं विक्रम संवत 1926 से अब तक। ये है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो बहुत हद तक हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैसे व्यक्ति हैं, वैसे पुरोधा हैं, वैसे माननीय व्यक्ति हैं कि साहित्य के आंगन में आने वाला व्यक्ति जरूर वहाँ उनके चरणों पर अपना नतमस्तक होता है और उनको देखता है, माथा टेकता है इनके दरबार में आकर। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 400 स्पष्ट कालखंडों में बांटा था, वो 400 स्पष्ट कालखंड यही है, ठीक है। पहला ये कह रहे हैं वीरगाथा काल। आपको मैं फिर बता दूं कि ये हरे रंग से जो लिखा हुआ है केवल आपके याद करने के लिए है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं और हिंदी साहित्य के पहले कालखंड को कहते हैं वीरगाथा काल। वीरगाथा काल कहने के पीछे इनका अपना लॉजिक है, जो कि नामकरण के हिस्से में समझाऊंगी, लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि वो वीरगाथा काल कह रहे थे। प्रचलित अर्थ में आज हम हिंदी साहित्य के पहले काल को आदिकाल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं यही बता दे रही हूँ कि शुक्ल जी के बाद आए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल नाम दिया था। तो हिंदी साहित्य का जो पहला युग का नामकरण है ना, वो हम लोग द्विवेदी जी का स्वीकार कर लेते हैं, भाई आदिकाल नाम ही ज्यादा अच्छा है। अभी आपने देखा मिश्र बंधु तो प्रारंभिक काल कह रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का पहला जो नाम है वो थोड़ा रोचक होना चाहिए, थोड़ा गंभीर होना चाहिए। चारण काल कह रहे थे गिरियर्सन साहब, उसमें नवीनता नहीं लगी लोगों की, लोगों ने खारिज किया तर्क देकर। नामकरण वाले टॉपिक पे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कह रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कह रहे हैं। तो विद्वानों ने इसे भी अपने तर्क से खंडित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रस्तावित किया था ना, उन्होंने कहा आदिकाल, तो सर्वसम्मति से लोग स्वीकार कर लिए। आज हमारी जुबान पे भी बैठा हुआ है कि हम हिंदी साहित्य के पहले काल को आदिकाल कहते हैं। लेकिन वीरगाथा काल कहने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के दूसरे युग को कहते हैं भक्ति काल।
जो कि अभी आपको पता था कि मिस्र बंधु जो है वो पूर्व मध्यकाल कहकर निकल गए थे, लेकिन भक्ति काल कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरे युग को कह रहे हैं कि भाई ये तो रीति काल है, जिसे मिस्र बंधु उत्तर मध्यकाल कहकर निकल गए थे, पूर्व और उत्तर में बांटकर। तो शुक्ल जी ने अपनी किताब में आलोचनात्मक टिप्पणी भी किया कि केवल किसी युग का नामकरण आप पहले और बाद, पूर्व और मध्य उत्तर करके कर जाएं तो ये कोई अच्छा नामकरण तो है नहीं, या एक अच्छी प्रक्रिया तो है नहीं। तो इन्होंने अपने तर्क दिए थे इस नामकरण के पीछे क्या उद्देश्य था, उनका क्या सोच था, और क्यों सर्वमान्य हो गया भक्ति काल, रीति काल। ये दो नाम आचार्य शुक्ल का जो था वो प्रसिद्ध हुआ। लेकिन आचार्य शुक्ल ने जो पहला नाम दिया वीरगाथा काल और दूसरा नाम दिया गद्य काल, ये जरा सहमत नहीं हो सका। इसीलिए आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा कि आज हम प्रचलित अर्थ में आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन उस आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कह रहे हैं और समय बतला रहे हैं विक्रम संवत 1900 से 1984 गद्य काल कह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सवाल यहीं से पूछता है। सवाल ये नहीं पूछता है कि भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा, सवाल यहाँ ये आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को किस नाम से पुकारा, क्योंकि विवादित है, किसी और का नाम पुकारा गया है और शुक्ल जी मील के पत्थर हैं हिंदी साहित्य के आंगन में, तो कहा जाएगा वीरगाथा काल। फिर ये भी पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा था, तो गद्य काल, क्योंकि वो देख रहे थे भाई उस समय गद्य लेखन शुरू हो चुका था और हिंदी साहित्य की जो पहले की इतिहास लेखन की परंपरा है उसमें बहुत हद तक कविता के आधार पर लोग लिख रहे थे। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। आपको ये ध्यान देना है कि ये भी विक्रम संवत में ही विभाजन कर रहे हैं, ईस्वी में नहीं। तो आपको उत्तर लिखते समय उस विक्रम संवत का ईस्वी नहीं करना है। अब बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन की। तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत बाद में आए और इन्होंने पहले सभी इतिहास लेखन की परंपरा को अध्ययन किया, सभी का काल विभाजन को पढ़ा और ये ग्रियर्सन के मत से ना सहमत हो गए थे। इन्होंने कहा चारण काल कह रहे हैं ग्रियर्सन, तो सही कह रहे हैं। फिर इनको लगा कुछ और विद्वानों के मत को पढ़ के कि नहीं, थोड़ी तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो इन्होंने अपनी गड़बड़ी को सुधारते हुए हिंदी साहित्य के पहले युग का काल विभाजन किया संधि काल और समय बताया विक्रम संवत 750 से 1000। और फिर चारण काल नाम को ये नकार नहीं रहे हैं, इन्होंने स्वीकार कर लिया, ये ग्रियर्सन के मत से सहमत है और फिर समय देते हैं विक्रम संवत 1000 से 1375। लेकिन उसके बाद भक्ति काल और रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित होकर ये ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये नहीं कह रहे हैं कि गद्य काल है, ये कह रहे हैं ये तो आधुनिक काल है। तो रामकुमार वर्मा ने कहा कि भाई गद्य काल नहीं है, आधुनिक काल है, जो कि विक्रम संवत 1900 से अब तक चलता आ रहा है। ये रामकुमार वर्मा का विभाजन रहा। अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात जिस विद्वान के द्वारा संपादित ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, अनुकरण करते हैं, उससे सीखते हैं और अपने उत्तर को तैयार करने में सक्षम पाते हैं, वो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। और उन्होंने देखिए एक अंतर क्या था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल केवल इतिहास लिख रहे थे, प्रौढ़ और विद्वत जनों के स्तर का। तो साधारण विद्यार्थियों को जरा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उस किताब को पढ़ने में कठिनाई आती है, मूल अर्थ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो एक इतिहासकार के तौर पे लिख रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित की किताब, तो उनकी किताब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह या मिश्र बंधु के पूरे कॉन्सेप्ट को वो वहाँ पर लिख रहे होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए अगर आंसर बनाने के लिए सबसे अच्छी किताब अगर कोई है तो वो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा है, ठीक है। तो इन्होंने काल विभाजन को एक नए तरीके से बताया। आपको नजर आ रहा है ये अब नामकरण के तौर पे कहते हैं आदिकाल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था आदिकाल। लेकिन यहाँ पर काल विभाजन के दृष्टिकोण से जब चर्चा हो रही है तो केवल काल विभाजन देखते हैं, नामकरण पे विशेष चर्चा तो होगी ही। तो काल विभाजन में ये काल का विभाजन किस समय से कर रहे हैं, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। अब इसमें वो सारे द्वंद्व ही समाप्त हो गए। कोई कह रहा है कि 1375 विक्रम संवत से, कोई कह रहा है 700 विक्रम संवत से। तो ये विवाद ही खत्म कर दे रहे हैं और शताब्दी में 100 वर्षों का
जो कालखंड होता है तो शती में ये ले आते हैं और कहते हैं 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक चलता रहा। उसके बाद भक्ति काल आता है और ये कहते हैं भक्ति काल के समय को 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। तो विक्रम संवत हो या ईसवी हो, इन सब में ये एक विवाद को खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं रीतिकाल की। तो इन्होंने समय बतलाया 17वीं शती के मध्य से, यहाँ अब तक नहीं होगा, 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती तक, 19वीं शती तक ये रीतिकाल का काल विभाजन करते हैं। फिर आधुनिक काल की यदि बात करें तो ये समय बतलाते हैं 19वीं शती के मध्य से अब तक, इन्होंने बतलाया, ठीक है। अब तक यानी अब तक, जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं अब तक, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इन्होंने क्या किया कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब इतिहास लेखन कर रहे थे तो उन्होंने केवल ये पाया कि गद्य में लिखा जा रहा है तो उन्होंने लिख दिया और समय बता दिया भाई विक्रम संवत 1984 तक, लेकिन उसके भीतर भी बहुत सारे तत्व काम कर रहे थे, बहुत सारी शाखाएं थीं, जिसे डॉक्टर नगेंद्र अपनी किताब में सुलझाते हैं इस जाल को। तो वो कहते हैं आधुनिक काल जो है ना, ये 4 भागों में विभक्त है। क ख ग घ। क में क्या है? पुनर्जागरण काल, ठीक है, जिसे हम भारतेंदु काल कहते हैं। तो ये समय है 1875 से 1900 ईस्वी। अब देखिए यहाँ ईस्वी आ गया, ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र समझा रहे हैं। दूसरा काल है जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं या द्विवेदी काल। इसका समय है 1900 से 1918। आपको ये ध्यान रखना है, कब जब आप विस्तार से कभी भारतेंदु काल पढ़ेंगे, द्विवेदी काल पढ़ेंगे, तो ये समय पूछता है, इसलिए आप अभी ही इस टॉपिक को बहुत गहराई से समझ लीजिए। अगला जो काल है वह है छायावाद काल, जो कि 1918 से 1938 ईस्वी तक गया, जिसमें 4 प्रमुख रचनाकार आए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। 4 स्तंभ छायावाद के रचनाकार खड़े हुए और उन्होंने छायावाद काल बनाया था। फिर अगला ये विभाजन करते हैं छायावादोत्तर काल, यानी छायावाद के बाद का काल। ये 2 भागों में विभक्त है। प्रगति प्रयोग काल, यानी कि प्रगति प्रयोग काल कोई एक काल नहीं है, एक शाखा चली। कविता की जब व्याख्या हो रही थी और तो एक समय आया प्रगतिवाद और एक समय आया प्रयोगवाद। तो इन्होंने इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को समाहित करते हुए कहा प्रगति प्रयोग काल, जो कि समय बतलाया 1938 से 1953। उसके बाद का समय आया नवलेखन काल, जो कि 1953 से अब तक चल रहा है। लेकिन अब तक में बात तो आज यहाँ 2024 ईस्वी की आ गई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास लेखन का कार्य समय के अनुसार चलता ही रह रहा है, इसीलिए 1953 के बाद जिस समय वो लिख रहे थे किताब, उस वक्त जब अब तक लिखे उसके बाद भी और इतिहास ग्रंथ आ चुका है, लेकिन आपको अपने ग्रंथ में, अपने उत्तर में ये अब तक ही लिखना है, ठीक है। इस उलझन में नहीं पढ़ना है कि आज तो 2024 चल रहा है। ये है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन, सबसे अधिक स्पष्ट रूप से विद्यार्थी के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का नामकरण। तो हिंदी साहित्य के नामकरण में आपको जो प्रचलित नाम पता है, जिसे हम पुकारते हैं, वह है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आज हम प्रचलित रूप में 4 युगों को इसी नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आदिकाल के नामकरण की समस्या। तो सबसे पहले तो ये आप जानिए कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल विभाजन है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अभी आपको पता है इतिहास लेखन की परंपरा में अब जो प्रमाणिक काल विभाजन है वो स्पष्ट कर रहे हैं ग्रियर्सन साहब। उन्होंने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा था। आदिकाल को लेकर एक बात और स्पष्ट कर दूं, हिंदी साहित्य के चारों युगों में नामकरण की समस्या सबसे अधिक अगर उपस्थित होती है तो वह आदिकाल और रीतिकाल को लेकर है। भक्तिकाल को भक्तिकाल लोग ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। आधुनिक काल में थोड़ा रहा कि शुक्ल जी गद्यकाल कह रहे हैं, लेकिन और कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, तो सर्वसम्मति से आधुनिक काल हम उसे कहते हैं। सबसे अधिक विवाद जो उत्पन्न हुआ है ना, वो आदिकाल को लेकर हुआ है। कम से कम 14 से 17 नाम, लगभग 20 की संख्या रही होगी कि इतने लोगों ने नाम प्रस्तावित किया। और
सबसे कम यदि बात उलझन करें तो सबसे कम जो है रीतिकाल को लेकर है, मात्र 4 या 5 नाम उपस्थित हो रहे हैं जो कि अभी आपको उपलब्ध होंगे। तो आपको उन सारा का ब्यौरा नहीं देना है, जो कि आपका जो सवाल है वो ये है कि हिंदी साहित्य लेखन में काल विभाजन और नामकरण की समस्या पे प्रकाश डाले। तो आपको थोड़े सारे बिंदुओं पे बात करनी है। जब ये सवाल कभी आपके सिलेबस की मांग के अनुसार उत्पन्न होगा कि आप आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए, तब बहुत गहराई से चर्चा होगी, लेकिन इस प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है, तो आपको केवल ये जानना है कि आदिकाल को लेकर किन लोगों ने क्या क्या बताया। तो ग्रियर्सन जो है वो कहते हैं आदिकाल को चारण काल। उसके बाद मिश्र बंधु आते हैं, उन्होंने क्या कहा था, प्रारंभिक काल। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किसने क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, इन्होंने क्या कहा था, वीरगाथा काल। फिर रामकुमार वर्मा आते हैं, इन्होंने तो ग्रियर्सन के नाम को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में सुधारा, कहा नहीं ये तो चारण काल नहीं, ये तो संधि काल भी लग रहा है। महापंडित राहुल संकृत्यायन आते हैं और ये कहते हैं सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, ये कहते हैं बीज वपन काल। ठीक है, और भी नाम है, लेकिन चर्चा के लिए भी इतनी जानकारी पर्याप्त है। तो आपको ये जानना है कि इन नामकरण के पीछे आखिर इन सारे विद्वानों का क्या मत था। तो आपको ये जानना है ना कि जब ग्रियर्सन काल विभाजन कर रहे थे तो किस आधार पर इन्होंने चारण काल कहा। इसलिए क्योंकि जब ग्रियर्सन ने अध्ययन किया इतिहास का, तो उन्होंने पाया कि उस वक्त उस कालखंड में चारण जाति के कुछ लोग हुआ करते थे। चारण मतलब होता है किसी का गुणगान गाते रहना, किसी का प्रशस्ति और खूबियों का बखान करते रहना। तो उस वक्त एक जाति हुआ करती है जो चारण शैली के गीत लिखती है या गुणगान करती है। तो इन्होंने कहा यह तो चारण जाति के लोगों द्वारा लिखा हुआ या गाया हुआ साहित्य है। इन्होंने कहा ये चारण जाति यानी चारण काल हो जाएगा। लेकिन बाद में यह प्रमाण मिल गया कि वो जो गीत, वो जो साहित्य के पंक्तियां, वो जो मटेरियल हमें मिल रहा है, वो चारण जाति के लोगों द्वारा नहीं बल्कि ब्रह्मभट्ट या भट्ट जाति के लोगों द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर विद्वानों ने उसे खारिज कर दिया, इसीलिए चारण काल नाम जो है स्वीकृत नहीं हुआ। मिश्र बंधु जो काल विभाजन कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं, तो उन्होंने कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई, वो कुछ नया कुछ विशेष नहीं कर रहे थे। सामान्य तौर पे भाई प्रारंभ हो रहा है इसलिए प्रारंभिक काल कह दिया, कोई दिमाग नहीं लगाया। शुक्ल जी जब वीरगाथा काल कह रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुक्ल जी का जो विभाजन है वो रस के आधार पर है, वो रस के मर्मज्ञ थे। रस यानी नौरस जो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, तो वीरगाथा काल में वीरता का रस उन्होंने पाया। हिंदी साहित्य का वो कालखंड जो कि पहला भी है, और उस कालखंड में उन्होंने देखा कि राजाओं का गुणगान हो रहा है, कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा की जा रही है। अब राज दरबार लगा है और राजा को यदि कविता सुनने का मन हुआ, तो जब कवि कविता सुनाएगा राज दरबार में तो निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करेगा। प्रशंसा या तो उनके रूप की होगी या तो उनके शौर्य की होगी। तो वीरगाथा काल या फिर वो समय युद्ध का भी था, तो युद्ध के लिए लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, राजा को जोश से भरने के लिए भी वीरता परक रचनाएं हो रही थी। तो इस प्रवृत्ति के आधार पर, इस वीर रस के आधार पर उन्होंने कहा ये तो वीरता की गाथा हो रही है, इसलिए वीर गाथा काल। इस नामकरण के पीछे उनका यह सोच था। रामकुमार वर्मा जैसे कि अभी बात की, ग्रियर्सन का चारण काल ज्यों का त्यों स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन संधि काल जो एक वो संज्ञा प्रस्तावित की है ना, तो संधि में ये देखिए कि बहुत सारी चीजें जो हैं आपस में जुड़ रही हैं। संधि मतलब जुड़ना, सिद्ध है, नाथ है, बौद्ध है, जैन है, सभी का साहित्य मिल रहा है, अलग अलग भाषा है, सभी का एक दूसरे के साथ जुड़ाव होकर साहित्य लिखा जा रहा है। तो उन्होंने कह दिया कुल मिला के संधि काल, लेकिन ये नाम भी लोगों को उतना आकर्षित नहीं कर पाया। राहुल संकृत्यायन कह रहे हैं सिद्ध सामंत काल। अब देखिए, उस समय सिद्धों का बोलबाला था और सामंती प्रवृत्ति भी थी, इन दोनों को मिला के वो कह देते हैं कि सिद्ध सामंत काल है। लेकिन लोगों ने कहा कि आदिकाल के समय में केवल सिद्ध ही तो रचना नहीं कर रहे थे ना, बौद्धों का, नाथों का भी रचना है। तो बाकी सारी प्रवृत्तियों को दरकिनार करके केवल सिद्धों के आधार पर आप नामकरण कर दे रहे हैं
और केवल उस युग में सामंती प्रवृत्ति तो नहीं थी, सामान्य ग्रामीण संस्कृति भी थी, मध्यवर्ग भी रहे होंगे, सामंत ही तो 100% नहीं था ना, तो इसलिए ये नाम जो है खारिज हो गया। सिद्ध सामंत काल अपनी नवीनता से लोगों को आश्चर्यचकित नहीं कर सका, आकर्षित नहीं कर सका। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बीजवपन काल, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल कह रहे हैं। इनके इस नामकरण को प्रस्तावित करने के पीछे इनका यह तर्क था कि जैसे धरती में सबसे पहले बीज बोया जाता है, फिर वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, अंकुरित होकर धीरे धीरे फलीभूत होता है और धीरे धीरे उसमें पहले फूल आते हैं, उसके बाद कली आती है, फूल खिलते हैं, फल आता है। तो ये प्रक्रिया को ध्यान में रखकर वो कहते हैं हिंदी साहित्य तो अपने बाल्यकाल में है, बीज वपन काल में, यानी हिंदी साहित्य का बीज बोया जा रहा है, इसलिए कह देते हैं बीज वपन काल। लेकिन यह नाम भी अपनी नवीनता से लोगों को चौंकाता नहीं है। और भी नाम है, लेकिन आप यहाँ पर इस नाम को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को ग्रियर्सन ने, आदिकाल को मिश्र बंधु ने किस नाम से पुकारा, तो ये आदिकाल नाम जो सर्वसम्मति से स्वीकार्य हो गया, लोगों की जुबान पे बैठ गया, वो नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इनके पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं था, इन्होंने कहा आदि यानी आरंभ और सकारात्मकता, आदि शब्द और प्रारंभिक शब्द में कोई खास भेद नहीं है, लेकिन दोनों शब्द की शक्ति थोड़ी अलग है। आदि शब्द भी प्रारंभ को ही बतला रहा है, लेकिन उसमें सात्विकता का भाव अधिक है, सकारात्मकता का भाव अधिक है। जब हम कहते हैं कि आदि पूजन करें या आदि शक्ति, यानी संसार की वो पहली शक्ति जो अवतरित हुई ब्रह्मांड में, आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शंकराचार्य यानी पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने शंकराचार्य की उपाधि, शंकराचार्य के नाम को उन्होंने स्थापित किया एक तरह से। तो पहले पहल सात्विकता का भाव जितना अधिक होगा वो आदि शब्द में है, आदिदेव। जैसे प्रारंभिक शब्द में शुरुआत का बोध है, लेकिन वो सात्विकता का बोध नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सर्वसम्मति से लोगों ने आदिकाल स्वीकार कर लिया, क्योंकि आदिकाल भाषा के मामले में, लेखन के मामले में और तमाम मुद्दों में हर स्थिति में वो प्रारंभिक अवस्था में ही थी, अपने आदिकाल में ही थी, इसलिए आदिकाल नाम जो है स्वीकार हो जाता है। ये रही आदिकाल की चर्चा। अब बात करते हैं भक्तिकाल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल के पूर्वार्ध को भक्तिकाल की संज्ञा दी। अन्य सभी विद्वानों ने इस संज्ञा को सहजता से स्वीकार कर लिया। इस नामकरण को लेकर हमें कोई विवाद नहीं मिलता है, लेकिन जब आप एक दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे हैं तो आपको ये बतलाना होगा, और ये बात नामकरण की समस्या या नामकरण के पहलू से सीधा संबंध रखती है कि भक्ति काल की शाखाएं किस नाम से विभाजित हुई और कैसे कैसे विभाजित हुई। इसलिए भक्ति काल की शाखा और उपशाखा को चित्रित करना अनिवार्य है। अब आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए इस चित्र को देखकर कि भक्ति काल दो भागों में विभक्त हो रहा है। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के जो लोग थे वो इस आधार पर भक्ति करते थे कि जो परमपिता परमेश्वर है वह निराकार है, उसको किसी एक आकार में नहीं बांध के या चित्रित नहीं किया जा सकता है, किसी एक खांचे में या किसी एक आकार में दर्शाया ही नहीं जा सकता है। उस परम ओजस्वी सकारात्मक ऊर्जा को परमपिता परमेश्वर की भक्ति वो निर्गुण रूप में कर रहे थे, यानी ना कोई गंध, ना कोई रूप, ना कोई आकार, निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है। तो ऐसे को हम कैसे कोई आकार दे सकते हैं? इस विचारधारा से प्रेरित होकर ये निर्गुण काव्य धारा विकसित हुई थी, और इसमें साकार मूर्तियों का पूजन नहीं होता था, नाम जप और स्मरण मात्र से ही ये लोग भक्ति भाव करते थे। तो निर्गुण काव्य धारा जो है वो दो भागों में बटी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ज्ञानाश्रयी को हम संत मत भी कहते हैं, प्रेमाश्रयी को हम सूफी मत भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी का मतलब हुआ, जैसे इस तरफ आ जाएंगे, आपको मैं पहचानने के लिए बता दूं, कबीर, गुरु नानक साहब, रैदास, दादू दयाल, ये जितने भी संत थे ना, ये लोग ज्ञानाश्रयी शाखा के थे, अर्थात संत मत, अर्थात इनकी जो शाखा थी वो ज्ञान के आधार पे चलती थी, ज्ञान के आधार पे ये भक्ति भाव करते थे। और प्रेमाश्रयी जो थे ना, ये प्रेम के आधार पर। सूफी मत में क्या था कि ये ईश्वर की भक्ति में जैसे पहले ज्ञानाश्रय की बता दूं, संत मत में कबीर और जितने भी लोग हैं संत मत के, वो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो पुरुष तत्व है, और कबीर स्वयं को स्त्री माने हैं, यानी जीव जो है वो स्त्री है और परमात्मा पुरुष तत्व है। तो इस तरह से भक्ति उन्होंने की है, या इस तरह से अपने भाव को चित्रित किया है। प्रेमाश्रयी शाखा में जो सूफी मत के संत रहे हैं, उन्होंने ईश्वर को यानी पर ब्रह्म को स्त्री माना, स्वयं को पुरुष माना। तो एक प्रेम के आधार पर, प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम के आधार पर भक्ति की है। और ये सूफियाना जितना भी आप गीत सुनते हैं, तो एक प्रेम के आधार पर चलता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ प्रेम संबंध है, लेकिन यहाँ ज्ञान संबंध स्थापित है। तो ये थोड़ी सी बारीक अंतर है निर्गुण काव्य धारा की इन दो शाखाओं में। अब बात करते हैं सगुण काव्य धारा। एक तरफ जाती है रामाश्रयी शाखा और दूसरी तरफ आती है कृष्णाश्रयी शाखा। राम को आधार मान के भजने वाली जितनी भी परंपरा आती है, रामानंद से तुलसीदास तक, ये सब रामाश्रयी शाखा में हो गए। कृष्णाश्रयी शाखा में वल्लभाचार्य से लेकर रसखान, रहीम, मीरा, ये लोग सारे कृष्णाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध व्यक्ति और विचारक रहे हैं। तो इस तरह से भक्ति काल का यह विभाजन आपको यहाँ पर अंकित करना होगा जब आप दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे हो, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल में मध्यकाल के उत्तरार्ध को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा, लेकिन आपको पता है कि मिश्र बंधु ने उसे अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल कहने के पीछे मिश्र बंधु का यह विचार था कि सारी चीजें अलंकृत हो रही है। अलंकार मतलब गहना। तो जहाँ कविता इतनी सजी धजी हो, आप पढ़ेंगे तो आपको ये अनुभूति होगी कविता का, जो कविता में कैसे सजेगी, उसमें अलंकार, उसमें शब्द शक्ति, उसमें जितने भी व्याकरणिक तत्व हैं, जितने भी काव्य शास्त्रीय तत्व हैं, वो सब समाहित हो, ये इन सारी चीजों से संपन्न हो। तो कविता के साथ सजी हुई थी, दरबार सजे हुए थे, संपन्नता का एक भाव था। क्योंकि रीतिकाल का जो समय है उसमें राजनीतिक परिस्थिति बहुत हद तक स्थिर हो चुकी थी। इस वजह से, स्थिरता की वजह से लोगों का बहुत अधिक ध्यान साज सज्जा पर जा रहा था। तो मिश्र बंधु जो है अलंकृत काल कहते हैं, साज सज्जा को ध्यान में रखकर। आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकाल कहा ना, रीति का मतलब नियम, रीति रिवाज। हमारे जीवनचर्या में, हमारे दिनचर्या में ये शब्द बहुत घुल मिल गया है, और किसी भी कार्य पद्धति को व्यवहारिक तौर पे शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके रीति नीति क्या है, नियम क्या है। तो रीति काल में जो कविता है ना, बहुत हद तक काव्य शास्त्रीय नियम पे लिखी जा रही थी। अगर नियम ना भी हो तो उसमें श्रृंगार का या साज सज्जा का तो नियम पालन हो ही रहा था। तो बहुत दृष्टिकोण से भी देखें ना, तो कोई ना कोई एक नियम तो पालन हो रहा था, और इसी आधार पर वो कहते हैं कि ये तो रीतिकाल है, कोई ना कोई नियम पालन हो रहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कि यह कला काल है। अब शुक्ल जी की भाषा में कहे तो कला का ही नियम, कला, क्योंकि रीतिकाल में हर तरह की कला विकसित हो रही थी और उसका प्रभाव साहित्य रचने वालों पर पड़ रहा था। उनकी कविताएं काफी कलापूर्ण थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं श्रृंगार काल, श्रृंगारिक रचना हो रही थी बहुत अधिक। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति की रचना, वीरता की रचना भी हो रही थी, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। फिर भी जो व्यापकता है, जो प्रभाव है, वो श्रृंगारिक रचना की थी। रीतिबद्ध थे, यानी नियमों से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे, या तो कला का नियम हो, या तो अलंकृत करने का नियम हो, या तो श्रृंगारिक रचना करने का नियम हो, कोई ना कोई एक नियम, एक रीति का पालन हो रहा था। इसलिए सर्वसम्मति से रीतिकाल नाम स्वीकार्य हो गया। तो इसमें कोई अधिक विवाद देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में भी कोई खास विवाद नहीं है, लेकिन आपको विभाजन तो बतलाना होगा।
जो कि विभाजन आपको काल विभाजन में स्पष्ट हो रहा था। बस आपको यहाँ पुनः लिखना है कि आधुनिक काल का जो विभाजन है 19वीं शताब्दी से के मध्य से अब तक, उसमें ये नाम हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये सभी लेखन प्रवृत्ति के आधार पर है। भारतीय हिंदू काल है, द्विवेदी युग है, तो एक तरह से नवलेखन काल जो कि अब तक चल रहा है। ये पूरी जानकारी हुई इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की। इतनी संपूर्ण चर्चा के पश्चात एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे तो इतना लिखना तो पर्याप्त है ही, लेकिन जब आप दीर्घ प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसे सजाना बहुत अनिवार्य होता है। सजाने के लिए आपको भूमिका चाहिए, आपको निष्कर्ष चाहिए, आपको कुछ अनुच्छेद चाहिए, तो वो आपको प्राप्त होंगे E2E क्लासेस का एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन में आपको वीडियो और नोट्स दोनों आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना अभी मैं आपको बता पा रही हूँ इसमें कोई खास हेरफेर नहीं होगा आपके दीर्घ प्रश्न के उत्तर में। बस कुछ पैराग्राफ जो है वो ऐड हो जाएंगे और फिर एक दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा। तो यह रही संपूर्ण चर्चा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।